बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फेस्ट लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पी के हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। सबसे पहले तो भाई माजरत चाहता हूँ, 2-3 दिन से मैं यूट्यूब से गायब था, किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब इंशाल्लाह रेगुलर होने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान नेवी के ऊपर, स्पेसिफिकली टाइप 054 फ्रिगेट के ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के लिए इसकी किस किस्म की इफादियत है और इसके ऊपर कौन से नए नए वेपन इंटीग्रेट किए हैं जो कि पाकिस्तान नेवी के पास इससे पहले नहीं थे। इन सब बातों को वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। जब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. तो इसमें बात करता पाकिस्तान नेवी और तोगरल क्लास शिप के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं तोगरल क्लास शिप के ऊपर। तोगरल क्लास शिप जो है बेसिकली टाइप 054 फ्रिगेट है, चाइनीज शिप है। पाकिस्तान ने डेजिग्नेशन इसको दिया हुआ वो तोगरल क्लास का है। इसके बाद जो है अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 4000 से 4200 टन के आसपास इसकी डिस्प्लेसमेंट बताई जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर लगे हुए वेपन्स के ऊपर। इसके अंदर जो वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं वो डिफरेंट किस्म के हैं। एक तो इसके अंदर गैटलिंग गन इस्तेमाल किया जाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा टॉर्पीडो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बारी बारी सबको एलैबोरेट करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैटलिंग गन के ऊपर। गैटलिंग गन जो है वो 76 मिलीमीटर की गैटलिंग गन इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। आइकॉनिक गैटलिंग गन है जो चाइनीज मेड है। उसके ऊपर एक रेडार भी लगा हुआ है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि किस फंक्शन के लिए काम आता है। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल जो इसके ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं वो आई बिलीव HQ-16B है, जिसकी रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास है। ये रेडार एयरफोर्स की टेरिटरी के अंदर आता है, क्योंकि पाकिस्तान की हवाओं की जो निगरानी है वो बेसिकली एयरफोर्स के अंडर ही आती है। तो जितने भी सिस्टम इंटीग्रेट होते हैं हवा की निगरानी के लिए यानी एयर डिफेंस के लिए, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के नीचे आते हैं। ये सिस्टम जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स इसको टैकल आउट करेगी। थर्ड नंबर के ऊपर जो आते हैं वो बेसिकली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये अब नेवी के अंडर आते हैं। इसके अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल यूज होता है वो CM-401 है। उसकी यानी तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। बहुत से लोग ये कहेंगे, डेफिनेटली लोगों का मानना है और ये सही भी है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसका पाथ नोन होता है, तो शिप तो हर टाइम मूव कर रही है, उसको हिट करना बैलिस्टिक मिसाइल के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली ये बात जो है हमारी नेवी ने इससे पहले सोची होगी जब लगा रही होगी। ये जो CM-401 मिसाइल है वो डेडिकेटेड इसी रोल के लिए इस वजह से बनाया गया है कि इसके अंदर कुछ ऐसी इनहेंस कैपेबिलिटीज जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं ताकि जो इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो ज्यादा इंप्रूव बनाई जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल एंटी शिप रोल के लिए इसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या होगा। बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर 3 फेजेस होते हैं। एक बूस्ट फेज होता है, जब हम लॉन्च करते हैं तो जब वो मिड कोर्स तक जाता है, सेकंड फेज तक जाता है यानी अपर एयर स्पेस तक जाता है, तो उसके दरमियान जो गैप होता है वो बेसिकली फर्स्ट फेज होता है या बूस्ट फेज होता है। सेकंड फेज जो है वो मिड कोर्स फेज होता है। इसके अंदर जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली अपने टारगेट की तरफ मूव करता है और सबसे ज्यादा ट्रैवल डिस्टेंस करता है। तीसरे नंबर जो है वो बेसिकली री इंटरफेस आप इसको कह लें या इंटरवल फेज कह दें। इस फेज के अंदर ये मिसाइल जो है बहुत ज्यादा एनहांस किया गया है और उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज डाली गई हैं। किस किस्म की कैपेबिलिटीज? एक तो CM-401 बैलिस्टिक मिसाइल का जो वारहेड है वो मैन्यूवरेबल है। मकसद कहने का ये है कि जब टारगेट के करीब जाएगा तो ये अपने टारगेट को लॉक करके उस हिसाब से मैन्यूवर्स कर सकता है। दूसरी जो कैपेबिलिटी है वो ये है CM-401 मिसाइल के अंदर जो है बेसिकली ऐसा रेडार उसके कोन के अंदर लगाया गया है ताकि जब हिट करे तो उससे पहले वो अपना टारगेट लॉक करे और एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखे। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इस बैलिस्टिक मिसाइल की वो ज्यादा एनहांस हो जाती है। और बैलिस्टिक मिसाइल को यूज करने का फायदा भी यही होता है कि इसकी जो स्पीड है वो जब वापस आ रहा होता है, री इंटर अपने फेस के अंदर हो रहा होता है या इंटरनल फेज के अंदर आ रहा होता है, तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको बहुत आसानी से रोक नहीं सकता। मतलब इसकी स्पीड जो है मैक 5 या 6 के आसपास टच करती है, जो कि इसको ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक कैटेगरी के अंदर डाल देती है। तो ये बेसिकली टाइप 054 फ्रिगेट या तोगरल क्लास शिप की बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है और ये इसके ऊपर जो ये बैलिस्टिक मिसाइल लगाया गया है, आप कह सकते हैं कि एक सरप्राइज सिचुएशन है तमाम एनिमीज के लिए जो कि इस वक्त इस शिप को काउंटर करना चाहते हैं। इसके अलावा टॉर्पीडो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 किस्म के टॉर्पीडो लॉन्चर जो है वो इसके ऊपर लगे हुए हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, जो कि बेसिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। मीडियम साइज के टॉर्पीडोज जो है वो इस शिप से फायर किए जाते हैं जो कि सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर लगे हुए सेंसर्स की। सेंसर्स में इसके अंदर बेटर कम्युनिकेशन के लिए इसके अंदर पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ डाटा लिंक सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके अलावा चाइनीज इंटीग्रेटेड डाटा लिंक सिस्टम भी इसके साथ काम करता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है रेडार बहुत सारे किस्म के लगाए गए हैं। बेसिकली 3-4 किस्म के रेडार, लेकिन वो जो है काफी ज्यादा तादाद के अंदर लगाए हुए हैं ताकि बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस दी जाए किसी भी टाइम और उसको जैम करना थोड़ा सा मुश्किल हो एनिमी की तरफ से। सबसे बड़ा रेडार जो है इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो बेसिकली फायर कंट्रोल रेडार है। वो पाकिस्तान नेवी ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फ्रांस से हासिल किया है। सेकंड नंबर के ऊपर इसके अंदर 4 रेडार लगाए गए हैं सरफेस टू एयर मिसाइल रोल के लिए, ताकि हर तरफ से जो है इसको अच्छे तरीके से कवर किया जाए, जो थ्रेड्स हैं उसको अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट किया जाए और उसके ऊपर जो टारगेट की एक्यूरेसी है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो 4 रेडार बेसिकली डिफरेंट लोकेशन के ऊपर लगाए गए हैं सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए। तीसरे नंबर के ऊपर जो रेडार है वो गैटलिंग गन के ऊपर रेडार लगा हुआ है। इसके अलावा गैटलिंग गन के ऊपर IRST सिस्टम भी
लगा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो किस मकसद के लिए। सबसे पहले रडार की बात कर लेते हैं। रडार जो है वो छोटा सा रडार है। ये बेसिकली रडार अपनी गन को स्टीयरिंग प्रोवाइड करता है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई टारगेट आ रहा है इस गैटलिंग गन की तरफ, गन को जो है ये बेसिकली ये रडार स्टीयर करता है और अपने टारगेट की तरफ लॉक करता है और उसके बाद जो है ये गन उसके ऊपर फायर कर देती है। अगर इन केस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का अटैक हो और रडार जैम हो जाए, उस सिचुएशन में IRST सिस्टम काम आएगा और वो जो है बेसिकली स्टीयर प्रोवाइड करेगा इस गन को और टारगेट को लॉक करने में बेसिकली गन की मदद करेगा और उस गन उसके बाद उसको फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो पाकिस्तान ने हर तरफ से अपने आप को सिक्योर किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सोनार के ऊपर। इसके अंदर एक बेहतरीन सोनार सिस्टम भी लगाया गया है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, जो कि बेसिकली टॉर्पीडो के साथ इंटीग्रेटेड है और जब भी इसको किसी भी किस्म की थ्रेट मौसूल होती है तो उस हिसाब से ये अपने टॉर्पीडोज को फायर करने की सलाहियत है। मकसद ये है कि आप कह सकते हैं कि टॉर्पीडो का जो सिस्टम है, कनेक्टिविटी है, वो बेसिकली सोनार के साथ हुई है और सोनार जो है वो बेसिकली इसीलिए काम करता है कि टॉर्पीडो को फायर किया जा सके। तो ये जो है कुछ की स्पेसिफिकेशन है। इसके अलावा इस शिप को जो बेहतरीन पजीराई हासिल है वो इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट के हिसाब से हासिल है। देखें जिस तरीके से मिसाइल एडवांस हो रहे हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आगे आगे जा रही है, आप सबको पता है कि शिप बहुत बड़ा होता है। किसी भी फाइटर जेट के अंदर अगर आप देखें तो उसके हिसाब से वो मनूवर्स बहुत तेज कर लेता है, अपने आप को किसी ना किसी तरीके से मिसाइल से बचा सकता है। लेकिन वॉरशिप होते हैं उनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती और जिस तरीके से एंटी शिप मिसाइल जो है ये एडवांस हो रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई शिप को बचाना जो है आजकल के दौर में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपका शिप ही नहीं बचेगा तो आप किस तरीके से उसके ऊपर पड़े जो मिसाइल्स हैं वो आप दूसरी कंट्री के ऊपर फायर कर सकते हैं। तो जो आजकल शिप की अपनी सेफ्टी है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। पाकिस्तान नेवी ने इसको जहन में रख के काफी सारे इकदाम किए हैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट रखा हुआ है ताकि जो आने वाला थ्रेड है उसको इलेक्ट्रॉनिकली सबसे पहले न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाए। इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज नहीं होता उसके बाद उसको वेपन टू वेपन तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाए। तो इस शिप को ये भी खसूसियत हासिल है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हिसाब से बड़ी सुपीरियर शिप मानी जाती है। अभी पाकिस्तान नेवी जो है वो एक्सपेंडिंग फेज के अंदर है। बहुत सारी नई जो है शिप्स पाकिस्तान नेवी के अंदर आने वाली है। ये तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप है पाकिस्तान नेवी का। पाकिस्तान इससे बड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट वाली शिप भी फ्यूचर के अंदर ऑर्डर करेगी और उसको इस्तेमाल करेगी और खुद भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम में सब कुछ होगा। इस वक्त के लिए हमारे पास सबसे बड़ी शिप जो है वो यही है। और मैं आपको वैसे बताना चाहता हूँ कि ये जो शिप है हमने तकरीबन आज से 1.25 साल पहले ही अपने फ्लीट के अंदर इंटीग्रेट कर दी थी। मैं वीडियो नहीं बना सका, आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये जो इसके ऊपर जो आर्मामेंट्स लगे हुए हैं, मिसाइल वगैरह लगे हुए हैं, इस शिप के अंदर और किस किस्म का जो मवाद लगा हुआ है वो बेसिकली पाकिस्तान ने आज से 1.25 साल पहले ही जो है वो अपनी फ्लीट के अंदर इंटैक्ट कर लिया था। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की नेवी के ऊपर। अगर पाकिस्तान नेवी के ऊपर आप रिसेंटली नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान की नेवी अब मॉडर्नाइज होना शुरू हुई है। इससे पहले पाकिस्तान की दूसरी आर्म फोर्सेस की तरह ये मॉडर्नाइज होती हुई नहीं नजर आई। किस वजह से? लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो वॉर प्लानर्स है वो इस चीज को देखेंगे कि हमें थ्रेट किस तरफ से है। उस टाइम पाकिस्तान की एयर फोर्स और पाकिस्तान की आर्मी को थ्रेट ज्यादा था तो उसको मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान की नेवी को थ्रेट ज्यादा है तो पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी तो ये तोगलक क्लास की जो शिप जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो एक प्रोक्योर की गई है और आई बिलीव कि ये इस वक्त पाकिस्तान नेवी में शामिल होने वाली सबसे बड़ी शिप्स में से एक शिप है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि पाकिस्तान नेवी जो है वो काफी ज्यादा नए शिप्स भी प्रोक्योर करेगी और इससे बड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट और टनेज वाली जो शिप्स हैं उनको ही प्रोक्योर करेगी। बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को थ्रेट किस किस्म का है। पहले नेवी को नहीं था और अब है, तो क्यों? रीजन ये है, देखें जिस तरह के CPAC के अंदर हम एक मेन कोलैबोरेटिव कंट्री हैं। CPAC जो है हमारा पाकिस्तान के नाम है। BRI जो है वो ओवरऑल पूरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो सेकंड नंबर के ऊपर पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स पड़ेगा। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को देखेंगे, उनसे भी कुछ सीखेंगे और जो अपना हमारा कल्चर और हमारी जो और अपनी मसनूआत हैं वो दुनिया तक पहुंचने में उनको आसानी होगी। तीसरी बात यह है कि जो मदा आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे वो हमारे मुल्क को एक्सप्लोर करेंगे तो ये भी काफी अपने आप में एक प्रॉफिटेबल चीज है। तो इस तरीके से पाकिस्तान को फायदा होगा। और चौथे नंबर के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारी कंट्री के हवाले से बहुत ज्यादा बेहतर समझी जाती है वो ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और इससे ओवरऑल पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज है उनमें इजाफा होगा। अब 5वें नंबर के ऊपर जो चीज आती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए अहम भी है इस वक्त, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब CPAC जब बनेगा तो डेफिनेटली दुनिया भर के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से वहां जाएंगे। तो ये जो तरीके है ना, पाकिस्तान एयरफोर्स इसी वजह से जो है वो कोशा है। पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है, एयरफोर्स नहीं खाली, पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की आर्मी भी कोशा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो और इसको ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अब इससे मसला क्या होगा और पाकिस्तान को थ्रेट किस किस्म की है? देखिए एशिया के अंदर तो आपको पता है हमारा मसला किसके साथ है, किस कंट्री के अंदर है और कौन सा कंट्री जो है हमारे लिए हार्मफुल है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो आप सब जानते हैं। तो उसी हवाले से अब गवादर पोर्ट बन रही है तो उसको थ्रेट भी ज्यादा है, उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगी तो डेफिनेटली उसको काउंटर करने की भी ज्यादा ज्यादा कोशिश की जाएगी। और उसी मत के अंदर जो है हमारी नेवी इस वक्त मॉडर्नाइज होती हुई आ रही है ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी पोर्ट्स को, अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को और अपने ओवरऑल वार जोन को और अपने नेवल बॉर्डर को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। तो ये वजह है पाकिस्तान नेवी की इस वक्त मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। अब मुझे पता है कि कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि यार आपकी नेवी तो इतनी छोटी है तो इसके साथ तो मुकाबला बनता नहीं है, ये वो, हमारी नेवी बहुत ज्यादा है। इंडियन लोग में खास उनको मेंशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, हम मानते हैं आपकी नेवी बहुत ज्यादा बड़ी है, आपकी नेवी और हमारी नेवी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपकी
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपका नेवल बॉर्डर कितना बड़ा है, शुरू होता है आपकी मुंबई से लेके कोलकाता भी आता है, चेन्नई भी आती है, कहाँ तक आपका बॉर्डर ओवरऑल फैला हुआ है आप खुद देख सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कोस्ट लाइन बड़ी है, आपने ज्यादा एरिया को प्रोटेक्ट करना है, तो आपकी नेवी भी बड़ी होगी, ये सोचने वाली बात है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जहाज हमसे ज्यादा है नंबर में और ज्यादा बड़े हैं, ये बड़ी बड़ी फोर्सेज जो है वो आपकी कामयाबी की जमानत कभी भी नहीं होती। हमारी नेवी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी प्रोफेशनल थी, अब भी प्रोफेशनल है, अपने से बड़े एडवर्सरी को गिराने की ताकत रखती है। वैसे तो आप ये बात करते हैं कि घुस के मारेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 1970s के अंदर जो है वो आपकी वो पता नहीं कौन सी कुकरी शुकरी जो क्लास थी आपकी, उसको हमारे PNS गाजी ने आपकी कंट्री के अंदर तबाह किया था। तो ये जो चीजें हैं ये प्रोफेशनल आर्मी और नेवीज के लिए हैं। आप खैर छोड़ दे, जाने देते हैं इस बात को। पाकिस्तान नेवी जो है अपने जितने भी एसेट रखती है अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑपरेट करना जानती है। और स्पेसिफिकली अगर नेवी की बात की जाए तो हमारी नेवी को कम से कम ये जरूर पता है कि अगर आपने सबमरीन को डाइव अप करना है तो उसका हैच बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।